हेलो स्टूडेंट, हम लोग बी सेमेस्टर 2 में पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 2 का टॉपिक देखेंगे। मुख्य से डेवलपिंग टेस्टिंग अंडर नॉर्म्स रिफरेंस एंड क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग अप्रोच के अंदर ही हम लोग को यह है कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड या मानकीकृत टेस्ट का निर्माण किस प्रकार करते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में आज समझेंगे। निम्न पॉइंटों के माध्यम से इसको देखेंगे। तो मानकीकृत टेस्ट निर्माण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, जो स्टेप उठाए जाते हैं, आप लोग छोटे छोटे अक्षरों में इसको देख सकते हैं थोड़ा बड़ा करके। कि मानकीकृत परीक्षण का सावधानीपूर्वक परीक्षण परिणाम के स्कोरिंग, प्रशासन और व्याख्या करने की एक सामान्य प्रक्रिया के साथ परीक्षण का निर्माण किया जाता है। इनमें उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं होती है, आइटम का ढोंग किया जाता है और कठिनाई के आधार पर चुना जाता है। भेदभाव की शक्ति और व्यवहार के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के संबंध में कोई व्यक्ति परीक्षण प्रशासन के लिए निर्देश के रूप में कर सकता है। समय समय और स्कोर दिए गए हैं। ये मानक आधारित परीक्षण है। मानदंड, आयु, ग्रेड, लिंग आदि के विश्वसनीयता और परीक्षण की वैधता पहले से स्थापित होते हैं। एक मैनुअल आपूर्ति की जाती है जो परीक्षण के उद्देश्यों और उपयोगिता की व्याख्या करती है। मतलब किसी जो परीक्षण स्तर का निवारण जो बनाया जाता है उसका एक उसकी उद्देश्य बहुत क्लियर होते हैं। उसके मानदंड, आयु के अनुसार उसकी विश्वसनीयता और वैधता को जांची जाती है। इसके हम लोग जो स्टेप देखते हैं, पहला स्टेप इसमें है परीक्षण या प्लानिंग द टेस्ट, और दूसरा है प्रिपेयरिंग द टेस्ट या परीक्षण की तैयारी। पहला प्लान करना, परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा परीक्षण की तैयारी करना, तीसरा परीक्षण से बाहर का प्रयास मतलब ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट, और फिर अंतिम परीक्षण की विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी और अंतिम परीक्षण की वैधता, वैलिडिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट, अंतिम परीक्षण के लिए मानदंडों की तैयारी और परीक्षण के मैनुअल और प्रकरण की तैयारी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ द फाइनल टेस्ट और प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड प्रोफेशन टेस्ट। इसे 7 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहला नियोजन या प्लानिंग। नियोजन या प्लानिंग में इसको तो स्लाइड इधर उधर हो रहा है। मानकीकृत परीक्षण के लिए एक व्यवस्थित और संतोषजनक योजना आवश्यक है। इस परीक्षण के लिए निर्माता को सावधानीपूर्वक परीक्षण के उद्देश्यों को ठीक करना चाहिए। आप लोग लाइन से ही समझ सकते हैं, जो उद्देश्य है उसका एम को उसको ठीक से करना चाहिए। उसे सामग्री या विषयों के आइटम प्रकारों की प्रकृति का भी निर्धारण करना चाहिए, जैसे कि लंबे उत्तर, लघु उत्तर, बहुत कम उत्तर प्रकार के ज्ञान, समझ, आवेदन, कौशल जैसे निर्देशों को शामिल करना चाहिए। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए। नमूना लेने की विधि, प्रारंभिक प्रशासन, अंतिम प्रशासन के लिए, मतलब यहाँ देखिए जो परीक्षण का जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है, लंबे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। नमूना लेने की विधि, प्रारंभिक प्रशासन और अंतिम प्रशासन के लिए एक विस्तृत व्यवस्था निर्धारित की जानी चाहिए। परीक्षण की एक संभावित लंबाई, प्रश्नों की संख्या, परीक्षण पूरा होने पर समय सीमा पर निर्धारित की जानी चाहिए। परीक्षण के स्कोरिंग और इसके प्रशासन प्रक्रिया का एक स्पष्ट कठोर निर्देश भी निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब प्लानिंग में सभी है कि इसमें कितने समय लगेगा, इसका स्कोरिंग क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस सारी जो प्राइमरी लेवल का जो करता है इसको सारा इसमें प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें परीक्षण की वस्तुओं को लिखना, या इसमें हम लोग समझ सकते हैं बहुत छोटे छोटे शब्दों में है कि परीक्षण की वस्तुओं को लिखना एक रचनात्मक कला है। यह आइटम लेखन के अंतर्ज्ञान, कल्पना, अनुभव और अभ्यास पर निर्भर करता है। आइटम लेखन की आवश्यकताएं, देखिए आइटम लेखन मतलब प्रश्न को लिखना, इसे है आइटम का वर्ड का है। जैसे विषय वस्तु पर पूर्ण निपुणता, विषय वस्तु मतलब जिस विषय से संबंधित आप प्रश्न बना रहे हैं,
निर्माण कर रहे हैं उससे वो पूर्ण निपुणता होनी चाहिए। सही वस्तुओं को लिखने के लिए परीक्षण निर्माता को विशेषतों की सभी तथ्यों, विसंगतियों, सिद्धांतों तथा गलत धारणाओं से पूरी तरह परिचित होनी चाहिए। जो विषय वस्तु है उसकी क्या सिद्धांत है, क्या गलत धारणा है, उसमें मतलब पूर्णतः उससे स्पष्ट और पूर्ति ज्ञान होनी चाहिए। टेस्ट लेखन को उन व्यक्तियों की क्षमता और बुद्धिमत्ता के स्तर के बारे में पता होना चाहिए जिनके लिए परीक्षण का मतलब है। यहाँ बताइए, यहाँ का इस लाइन का मतलब है कि जो टेस्ट या जो प्रश्न बना रहे हैं उस लेकर ये पता होनी चाहिए कि हम किस लेवल की में किस इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता या किस स्तर का हम जांच करने जा रहे हैं। उसकी जिस चीज़ का हम जांच करने, देखिए यहाँ 2 वर्ड आता है, विश्वसनीयता, वैलिडिटी और रिलेटिविटी। एबिलिटी इसका अगर आप लोग का यूनिट 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट अगर हुआ होगा तो आप लोग समझे होंगे। तो वैलिडिटी और रिलेटिविटी, मतलब वैलिडिटी किसको कहते हैं, जिस चीज़ के लिए टेस्ट तैयार किया गया हो उसी चीज़ का वो टेस्ट लेता हो, उसी चीज़ का वो क्लियर करता हो। रिलेटिविटी बात है तो यहाँ वैलिडिटी होनी चाहिए कि परीक्षण का मतलब वही होनी चाहिए जो जिसके लिए टेस्ट लिखा जा रहा हो, माने व्यक्तियों की क्षमता पे जिस स्तर का टेस्ट लिया जा रहा है। आइटम लेखन के पास एक बड़ी शब्दावली होनी चाहिए ताकि आइटम लेखन में भ्रम से बचा जा सके। वस्तुओं में प्रयुक्त शब्दावली इतनी सरल होनी चाहिए कि सभी को समझा जा सके। मतलब यहाँ लिखने प्रश्न का जो बनाने में एक शब्दावली वर्ड पावर होनी चाहिए ताकि वह सभी को आसानी से उसको समझ सके, किसी तरह का विरोधाभास कोई शब्द में ना हो। वस्तुओं के प्रयुक्त शब्दावली में इतनी सरल होनी चाहिए कि सबको समझ में आवे, ऐसा नहीं कि कोई कठिन वर्ड का यूज़ कर दें, एग्ज़ाम देने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा हो बार बार। परीक्षण आइटम लिखे जाने के बाद उन्हें ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और एक परीक्षण के इकट्ठा किया जाना चाहिए और आइटम को आसान और मुश्किल तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए। परीक्षण निर्माता को परीक्षण के उद्देश्य, समय सीमा, उत्तरों के दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट निर्देश, इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, हम लोग इसके पहले भी इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़े हैं। इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कोई भी टेस्ट में, स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए। आइटम लेखन के बाद उन्हें भाषा, विषय और विशेषज्ञों के एक समूह को प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जब क्वेश्चन रेडी हो जाता है, राइटिंग द आइटम द टेस्ट जब राइटिंग हो जाता है तो जो भाषा विशेषज्ञ है, भाषा विषय से संबंधित, उससे वह उसके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए उसको चेक करने के लिए। इसी का इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, थर्ड पॉइंट आता है प्रारंभिक प्रशासन। तो विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार मदों को संशोधन के बाद, देखिए हम लास्ट लाइन बोल रहे हैं कि विशेषज्ञों के बीच प्रस्तुत करना चाहिए। तो संशोधन के बाद जो विशेषज्ञ परीक्षण प्रयोगात्मक कमजोरियों के लिए तैयार किया रहता है ताकि आइटम की प्रमुख कमजोरियां और अप्रियताओं को पता लगाया जा सके। यह स्पष्ट वस्तुओं के बहुविकल्प प्रश्नों में गैर विचलित करने वाले विकर्षण को पता लगाने में मदद करता है। बहुत मुश्किल या बहुत आसान आइटम आदि उचित समय पर सीमांतिम परीक्षण में शामिल की जानी चाहिए। वस्तुओं की संख्या, व्यत्यय से बचने, निर्देशों किसी भी अस्पष्टता की पहचान करने में भी मदद करता है। जब लोग 3 चरण में किया जा सकता है प्रयास, या प्रयास क्या होता है 3 चरण में। प्रारंभिक चरण में है प्रयास जो है मतलब प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेशन, यह आइटम की भाषा, कठिनाई और स्पष्टता को सुधारने के लिए, संशोधित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। लगभग 100 व्यक्तियों पर किया जाता है और वस्तुओं की कार्य क्षमता अवलोकन किया जाता है और तब तक आइटम संशोधित किया जा सके। इसी का हम लोग देखेंगे। दूसरा इसमें देखिए फिर है उचित समय, उचित प्रयास। उचित प्रयास यह लगभग 400 व्यक्तियों पर किया जाता है। नमूने का परीक्षण उन लोगों के समान होना चाहिए जिसके लिए परीक्षण का उद्देश्य है। इस प्रयास का उद्देश्य परीक्षण के लिए अच्छी वस्तुओं का चयन करना, खराब वस्तुओं का अस्वीकार करना। इस कदम को देखिए यहाँ पर जो 400 व्यक्तियों का है, जब आप लोग यूनिट 1 में रिलेटिविटी और वैलिडिटी को अगर समझे होंगे तो इसकी जो, या फिर से हम देखिए दोहरा रहे हैं, गुड टेस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, जैसे मैंने परीक्षण के जो विशेषताएं होती है। तो रियलिटी या विश्वसनीयता और वैधता 2 वर्ड आता है और उसमें और से वर्ड है, लेकिन विश्वसनीयता समझिए ऐसा कि जब हम किसी का हम अगर टेस्ट ले रहे हों
और फिर लगभग 10 दिनों के बाद या 14 दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद फिर से उसी टेस्ट को सेम प्रश्न सेम समय सब कुछ लिया जाए और उसमें ज़्यादा अंतर, उसके नंबर में ज़्यादा अंतर ना हो। मतलब अगर आज के डेट में, आज अगर 5 तारीख है, आज के डेट में अगर उसका टेस्ट लिया गया हो 100 मार्क्स का और उसमें उन्होंने नंबर लाया 70 और फिर आज से ठीक 15 दिन बाद या 14 दिन बाद उसको टेस्ट लिया जाए और फिर नंबर 75 या 80 या 65 आए, तो मतलब उसमें कुछ रिलेटिव विषमता है, उसका टेस्ट में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, अगर उसके बाद वो अगर 70 की जगह पर 90 ले आया हो, 100 ले आया हो, चाहे 70 की जगह पर 50 ले आया हो, तो कहीं ना कहीं डाउटफुल होता है कि कुछ न कुछ कमी है, चाहे कुछ ना कहीं कुछ अगर ज़्यादा नंबर ले आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसी तरह वैधता का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए परीक्षण तैयार किया गया हो उसी चीज़ का वो जांच कर रहा हो। इसको हम लोग इस तरह समझते हैं कि हम लोग अगर टेस्ट अगर तैयार किया जा रहा है कि नहीं, बीएड का सीटेट का एग्ज़ाम लेना है, तो सीटेट में हम लोग को एबिलिटी टेस्ट लेना है, उसका एटीट्यूड टेस्ट लेना है, उसके रीजनिंग के बारे में जानना है। अगर रीजनिंग का सोच की तार्किक शक्ति कितनी है, तो उसी तरह देखिएगा कि अगर आप लोग टेट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें टेट में हर का अलग अलग क्वेश्चन तैयार होता है, आइटम तैयार रहता है। जैसे आइटम इसमें होता है कि नहीं, आज हम इसमें क्या है 30 नंबर होगा, क्या इसमें भाषा के बारे में जानना है, 30 नंबर हम लोग पेडागोगी या मनोविज्ञान के बारे में जानना है। तो उसी तरह सेट किया था, जो उसी चीज़ को चेक करने के लिए प्रश्न तैयार किया हो जिस चीज़ के लिए वो हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम टीचर का टेस्ट ले रहे हैं और वहाँ प्रश्न हो आईएएस का, तो किसी और चीज़ का, इस टाइप का नहीं होना। जिस चीज़ का जांच कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए लेवल में प्रश्न होनी चाहिए। जो प्रश्न जिस चीज़ के लिए तैयार है उसी चीज़ का वो जाँच कर रहा हो तो उसमें वैधता होती है। तो इस तरह इसको हम लोग अलग से अगर समझने का अगर नहीं होगा, यूनिट 1 में ही पढ़ना है तो वो देखेंगे। या फिर एक देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आइटम विश्लेषण या आइटम एनालिसिस। इसका हम अलग से आप लोग क्लास लेंगे। आइटम एनालिसिस में कठिनाई स्तर और को देखेंगे, अलग से समझने की ज़रूरत है इसमें। फिर भी एक परीक्षण ना तो बहुत आसान होगा ना ही बहुत कठिन होना चाहिए। देखिए, ना ही बहुत आसान होनी चाहिए ना ही बहुत कठिन होनी चाहिए। प्रत्येक आइटम के उच्च और निम्न प्राप्तकर्ताओं के बीच वैधता में भेदभाव करना चाहिए। किसी आइटम की गुणवत्ता न्याय करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को आइटम कहा जाता है। मतलब न्याय, और इसको हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे। परीक्षा के पेपर में उच्चतम न्यूनतम स्कोर का व्यवस्थित किया जाना चाहिए। 27% टेस्ट पेपर सबसे कम अंक और 27% चुने जाए। मतलब इस बीच में मतलब कोई अगर 100 में 27% ओवर लाया, जैसे कोई ओवर 200 20 पेपर सबसे कम अंत में सबसे कम अंत है 27% और 77 चुने जाते हैं। तो उच्च स्तर और निचले समूह दोनों में विद्यार्थियों की संख्या उनके प्रत्येक परीक्षण आइटम को प्रत्येक विकल्प को दर्शाया गया है। इसका हम अलग से आइटम विश्लेषण को समझने के लिए अलग से हम लोग क्लास में इसको टॉपिक लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास आइटम विश्लेषण का हो, चाहे देखते हैं कौन सा क्लास लेते हैं। आइटम विश्लेषण के बाद उचित कठिनाई स्तर या संतोषजनक भेदभाव शक्ति के साथ केवल अच्छी वस्तुओं को बरकरार रखा जाता है। अंतिम परीक्षण का निर्माण होता है और वांछित संख्याओं को ब्लूप्रिंट के अनुसार चुना जाता है। अंतिम मसौदे को कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और समय सीमा पर निर्धारित करता है। फिर अंतिम प्रयास में परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता का अनुमान लगाने के लिए व्यक्तियों की बड़ी नमूने पर अंतिम प्रयास किया जाता है। यह अंतिम प्रयास इंगित करता जाता है कि परीक्षण वास्तव में कितना प्रभावी होगा जब इसे उस नमूने पर प्रसारित किया जाएगा जिसके लिए यह वास्तव में इरादा था। मतलब जिसके लिए वास्तव में इरादा था, मतलब जिसके लिए परीक्षण वास्तव में तैयार किया गया हो। फाइनल ट्राई आउट में इसको विश्वसनीयता वैधता को किया जाएगा। यूनिट 1 में आप लोग इस वर्ड का पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। फिर इसमें है परीक्षण की विश्वसनीयता। देखिए यार 2 पॉइंट आ गया। जब अंत में परीक्षण किया जाता है तो विश्वसनीयता गुणांक की गणना करने के लिए अंतिम परीक्षण के भी फिर से एक नई नमूने प्रसारित किए जाते हैं। इस बार भी नमूना 100 से कम नहीं होनी चाहिए। परीक्षण विधि, विभाजन आदि विधि और समक्ष सुधार विधि के माध्यम विश्वसनीयता की गणना की जाती है। विश्वसनीयता परीक्षण स्कोर की स्थिरता को दर्शाता है। अंतिम परीक्षण की वैधता से तात्पर्य एक परीक्षण में क्या मापना है, जैसा कि अभी हम पहले बताएं।
और कितनी अच्छी तरह से मापता है। यदि एक परीक्षण एक विशेषता को मापता है जिसे वह अच्छी तरह से मापने का इरादा रखता है तो परीक्षण वैध कहा जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर जो परीक्षण किसी को अच्छी तरह से मापता है, जिसके लिए वह टेस्ट बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए वह टेस्ट बनाया गया उसी को माप रहा है, उसका उद्देश्य उतना ही है, तो हम समझिए कि परीक्षण वैध है या उसमें वैलिडिटी है या कुछ बाहरी सूचना मानदंडों को परीक्षण से संबंध है। इसके रियलिटी टेस्ट और वैलिडिटी टेस्ट। और अब लास्ट में इसका आता है, लास्ट में 6 पॉइंट और 7 पॉइंट में अंतिम परीक्षण के मानदंड। टेस्ट कंप्यूटर परीक्षण के मानदंडों भी तैयार करता है। मानदंडों की औसत प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। वे परीक्षण के लिए प्राप्त अंकों के सार्थक व्याख्या करने के लिए तैयार है। परीक्षण पर प्राप्त स्कोर खुद को मापी जा रही क्षमता या विशेषता के बारे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इन मानदंडों के साथ तुलना की जाती है तो एक सार्थक निष्कर्ष तुरंत निकाला जा सकता है। मानदंड आयु, मानदंड ग्रेड, मानदंड आदि हो सकते हैं। समान मानदंडों के उपयोग के सभी परीक्षण के लिए किया जाता है। परीक्षण के मैनुअल और प्रदर्शन की तैयारी, मतलब यहाँ प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। लास्ट में है कि मैनुअल तैयार करना परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण होता है, जिसमें परीक्षण मानदंडों और संदर्भों की साइकोमेट्रिक गुणों की सूचना दी जाती है। यह परीक्षण प्रशासन की प्रक्रियाओं, स्कोरिंग विधियों, समय सीमाओं के बारे में एक स्पष्ट संकेत देता है। इस परीक्षण के समय निर्देश भी शामिल है। इस तरह देखें कि मानकीकृत स्टैंडर्ड मानकीकृत जो इसको हम डेवलपिंग जो है, कैसे डेवलप करेंगे एक टेस्ट को, कैसे हम इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे इसका निर्माण करेंगे, इन बिंदुओं के माध्यम से इनको ध्यान में रखना होगा। मानकीकृत परीक्षण छात्रों की क्षमता के विकास के दर को आकलन करता है। यह छात्रों की सीखने की कठिनाई का निदान करने में मदद करती है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण और स्कूलों को निर्देशन कार्यक्रम में प्रभावशीलता को आकलन करने में भी मदद करती है। देखिए यहाँ पे हम आइटम विश्लेषण से पहले हम लोग देखेंगे वो टेस्ट होता है कि मानकीकृत टेस्ट और मतलब स्कूल दोनों में तुलना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका स्कूल शिक्षक के द्वारा जो टेस्ट बनाया गया है और मानकीकृत टेस्ट में क्या अंतर है, क्या उसमें विशेषता है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट में हम लोग तुलना देखेंगे, इसमें समानता को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।